नमस्ते दोस्तों। आज की अपनी जो ये पहली क्लास है वो है मेंस आंसर राइटिंग की, ठीक है ना। तो मेंस आंसर राइटिंग का जो अपने कोर्स स्टार्ट किया था उसमें जो 2 क्लासेस स्टार्टिंग की थी वो इंट्रोडक्शन वाली थी कि कैसे अच्छे आंसर्स लिखे जा सकते हैं। आज की जो क्लास है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 2025 के जो मेंस पेपर में जीएस 1 में हिस्ट्री के कितने सवाल आए थे और उनको कैसे लिखा जा सकता था उस पर अपन बातचीत करेंगे। लाइव आपके सामने आंसर राइटिंग करके चेक देखेंगे कि किस तरीके से एक बढ़िया आंसर लिखा जा सकता था, ठीक है। तो देखिए, आपके कोर्सेज से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा और ऐप की लिंक कमेंट सेक्शन में दे रखिए। तो ये पहली क्लास तो यूट्यूब पर ही करवा रहे हैं हम, बाकी सारी क्लासेज ऐप पर होंगी। तो आपके जो भी सवाल जवाब हो इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है, आपको इस सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन आए थे 2025 के मेंस में और 90 मार्क्स का वेटेज था हिस्ट्री का, ठीक है ना। तो अच्छा खासा वेटेज था। अब देखिए, एंशियंट हिस्ट्री का पहला सवाल था कि हड़प्पा कालीन वास्तुकला जो है ना उसके विशेष पहलुओं की चर्चा कीजिए। तो पहली बात तो हड़प्पा काल कब से कब तक था, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि वास्तुकला किसे कहते हैं, है ना, उसके संदर्भ में आपको बताना है कि वहाँ के विशेष पहलू कौन कौन से थे, ठीक है। तो उसको 3 भागों में देख सकते हैं, ठीक है। आपको सबको पता है कि भाई इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। आईबीसी जो मॉडल है ना वो हर टॉपर अपनाता है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट में है ना, जो कम से कम मतलब 10 नंबर वाले सवाल में 20 से 25 शब्दों में होना चाहिए, ठीक है। मेन बॉडी जो है आंसर की वो कम से कम 70 से 75% वेटेज रखती हो, ठीक है। और कंक्लूजन में आपको वही कहेंगे कि भाई 10% से 15% के आसपास आपको रखना है वेटेज, ठीक है। मेन जो बॉडी है ना उसको कम से कम 70 से 80% तक का आपको वेटेज देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, पहली बात, जब भी आप इंट्रो लिखें ना, अब देखिए अपन पूरा आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब इंट्रो आप जब भी लिखें तो इसमें लिखना है कि भाई हड़प्पा काल की जो उत्कृष्ट वास्तुशिल्प था, वास्तुकला थी, वो किस तरीके से विशेष पहलुओं को रखती है, ठीक है ना। ये तो है मेन क्वेश्चन। तो आपको इंट्रो में क्या लिखना है कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका एक तो टाइम पीरियड, ठीक है, कि भाई 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक विकसित अवस्था में थी, ठीक है। और जो कि कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है ना, जहाँ की जो इंजीनियरिंग जो उत्कृष्टता थी उसने कहीं ना कहीं शहरी विकास को काफ़ी बढ़ावा दिया, ठीक है। तो ये इंट्रो में आपको लिखना है। कुछ फैक्ट्स भी आ गए, है ना, कांस्य युग जैसे कुछ तर्क भी आपने इसके साथ प्रस्तुत कर लिए। इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें थी उसको भी आपने एकदम बिल्कुल क्रिप्स वे में आपने इंट्रो में दिखा दिया, ठीक है। अब आपको लिखना है मेन बॉडी, ठीक है ना। मेन बॉडी में आपको अब बनाने पॉइंट वाइज कि भाई किस तरीके से वास्तुकला वहाँ की विशिष्टता को लेकर के बनी हुई थी, ठीक है। तो पहली बात तो देखिए, वास्तुकला में सारे नगर नियोजन, किस तरीके से मूर्तिकला हो रही थी, ठीक है, नगर मूर्तिकला, ठीक है, भवनों का निर्माण किस तरीके से हो रहा था, सड़कें किस तरीके की थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। तो जैसे ही देखा आप नगरों पे आएंगे तो देखिए 2 तरीके के नगर थे, एक तो दुर्ग था, है ना, एक निचला शहर था, ठीक है। इन दोनों की विशेषताएं आपने बता दी कि भाई जो भी प्रशासनिक व्यवस्था जहाँ से भी संभाली जाती थी वो दुर्ग वाले एरिया से संभाली जाती थी। और जो नॉर्मल जितने भी जो शहरी लोग थे, ठीक है ना, नॉर्मल जो जनता थी वो निचले शहरों में निवास करती थी, ठीक है ना। जैसे आप हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, इन शहरों में इसको देखा जा सकता है। एग्जाम्पल भी आपने साथ में लिख लिया, ठीक है। तो पहला तो हो गया कंप्लीट। मूर्तिकला में आपको क्या लिखना है कि भाई मूर्तिकला में जैसे आपने देखी होगी कांस्य मूर्ति जो थी, हालांकि इसमें मूर्तिकला का विशिष्ट संदर्भ देना जरूरी नहीं है क्योंकि वास्तुकला पूछा है तो इसमें नगर नियोजन, भवन निर्माण ही मुख्यतः आएंगे, लेकिन आपको फिर भी लिखना है, ठीक है ना, कि आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर रहे हो, ठीक है। कांस्य मूर्ति जो नर्तकी की मूर्ति थी इसको आपने लिख लिया, ठीक है। अब जो सड़कें थी उनका ग्रिड पैटर्न आपने बता दिया कि किस तरीके से ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई थी, है ना, जो 90 डिग्री पर समकोण पर सब सड़कें एक दूसरे को काटती थी, ठीक है। अब देखिए, इसी में फिर जल निकासी प्रणाली भी आ जाएगी कि भाई सड़कों के साथ साथ नालियाँ भी बनी हुई थी, है ना, और वो सारी नालियाँ ढकी हुई होती थी, ठीक है। सारी छोटी छोटी नदियाँ जो नाले थे या फिर जो नालियाँ थी वो शहर के मुख्य नाले से
मिलते थे और फिर शहर से बाहर वो सारा जल जो था उसका निकास हो रहा था। ठीक है, अब देखिए ईंटें जो थी ना भवनों में जो यूज हो रही थी उसका एक विशिष्ट अनुपात था। ठीक है ना, कि भाई वो 4:2:1 में बनी हुई थी। ठीक है, ये भी बता दिया आपने। तो यहाँ से क्या होगा कि वैज्ञानिकता है ना या फिर इंजीनियरिंग जो विशिष्टता थी वो कहीं ना कहीं उनमें दिखती है। ठीक है, तो ये भी आपने बता दिया फैक्ट्स के साथ में। और क्या दिखा सकते थे, और आप दिखा सकते कि भाई जो जितने सार्वजनिक स्थल थे, ठीक है ना, सार्वजनिक स्थलों में और क्या क्या लिखोगे कि भाई विशाल स्नानागार है, विशाल स्नानागार कहाँ पर, मोहनजोदड़ो का। ठीक है, जो कि धार्मिक माना जाता है कि भाई धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उसको बनाया होगा। ठीक है, अन्नागार है जहाँ पर अन्न का भंडारण होता था। ठीक है ना, तो ये उस टाइम की मुख्य वास्तुशिल्प की विशेषताएं थी। ठीक है ना, अब देखिए कुछ विशिष्ट पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो कि भाई और क्या विशिष्ट था। तो देखिए धौलावीरा था ना, धौलावीरा वो कहीं ना कहीं त्रिविभाजित था शहरों में। बाकी तो सारे निचले शहर दुर्ग के रूप में विभाजित थे, लेकिन ये थे त्रिविभाजित। ठीक है ना, अब उसमें जो जल संचयन की जो भी प्रणाली थी वो काफ़ी उत्कृष्ट थी, तो ये आपने बता दिया। ठीक है, लोथल में गोदीवाड़ा था, ये भी आपने दिखा दिया। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं सारी होलिस्टिक वे में सब कुछ बता दिया कि किस तरीके से ये चीज़ें वास्तुशिल्प के रूप में विकसित हुई थी उस टाइम में। ठीक है, ओके। तो देखिए मेन इंट्रो में समझ लिया अपन ने। ठीक है, इंट्रो में समझ लिया, सारी चीज़ें फैक्ट भी दिखा दिया आपने, है ना। मेन बॉडी में सारी चीज़ें बता दी कि भाई नगर, मूर्तिकला, भवन, सड़कें, जल निकासी, ईंटों की किस तरीके से व्यवस्था थी, सार्वजनिक स्थल किस तरीके से थे। ठीक है, कुछ विशिष्ट जो वहाँ की विशेषताएं थी वो भी आपने दिखा दी। और फिर लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखना है, देखिए कंक्लूजन में आपको यही चीज़ें लिखनी है, इसको ही थोड़ा सा आपको मतलब कंसाइज करके लिखना है निष्कर्ष में कि भाई जो भी अपन हड़प्पा में जो भी भव्य स्मारक देखते हैं, ठीक है, भवनें देखते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उपयोगितावादी थे, उपयोगितावादी, है ना, कि भाई इनका किसी न किसी काम के लिए यूज के लिए बनाया था, ऐसे ही नहीं कि भाई दिखावे के लिए बना दिया, है ना। और स्वच्छता को प्राथमिकता दी इन्होंने। ठीक है ना, और जो समकालीन जो मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया, है ना, उनसे हड़प्पा सभ्यता क्यों विशिष्ट थी, ये सारी विशेषता आपको दिखाती है। तो कंक्लूड कर दिया कि भाई समकालीन जो भी सभ्यताएं थी ना उनसे बेहतर क्यों थी, ये भी आपने एक विशिष्टता के तौर पे निष्कर्ष में दिखा दिया। तो ये एक बेहतर आंसर हो गया आपका। ठीक है ना, ये अगर 10 नंबर का सवाल है ना, ठीक है, तो इसमें से आपको मतलब 5 नंबर 4.5 नंबर मिल सकते हैं इसमें, क्योंकि आपने सारे पहलुओं को कवर कर लिया इसमें। ठीक है, इस तरीके से। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा जो कंप्लीट जो कोर्स है ना वो आपको बढ़िया तरीके से ऐप पर मिल जाएगा। यहाँ पर अपन लिमिटेड यूट्यूब पर कुछ लिमिटेड क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आपको पूरा कोर्स एक्सेस करना है तो ऐप की लिंक कमेंट सेक्शन में जा करके डाउनलोड कीजिएगा और एक्सेस कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसने बात करी है अकबर के धार्मिक समन्वयवाद की और उनके प्रमुख पहलुओं को आपको बताना है। ये 10 नंबर का सवाल था और मध्यकालीन भारत जो मेडिवल हिस्ट्री है उसका सवाल था। अब देखिए सबसे पहले वही भूमिका, भूमिका में क्या लिखेंगे, भूमिका में अपन क्या लिखेंगे बताइए कि जो भी मुगल सम्राट थे उन्होंने जो अकबर थे उन्होंने धार्मिक समन्वयवाद पर बढ़ावा दिया। ठीक है ना, जो भारत की बहु सांस्कृतिक विविधता थी उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सारी जो विशेषताएं थी अकबर की, वो उनको प्रगतिशील राजनीतिक एवं आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित करती है। ठीक है ना, तो उसको प्रेरणा अपनी प्रगतिशील राजनीतिक जो विचारधारा थी उसके आसपास जो लोग थे और कहीं ने जो आध्यात्मिक विचार जो भी वो अपना रहे थे अलग अलग धर्मों से, उसके वजह से ये सारी चीज़ें जो समन्वयवाद की विकसित हुई थी ना वो वहीं से हुई। ठीक है, तो ये आपने इंट्रो में नॉर्मली बता दिया। ठीक है, ओके। अब देखिए आपको बताना है मुख्य बॉडी में कि धार्मिक समन्वयवाद क्या है। ठीक है,
अब देखिए कैसे उन्होंने धार्मिक समन्वयवाद को विकसित किया, तो अलग अलग पॉइंट्स में आपको बताना। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि भाई सबसे पहले तो इन्होंने जो धर्म के स्तर पर समन्वयवाद था ना, उसमें मतलब विकसित करने के लिए उन्होंने आपको पता था कि भाई इबादत खाना वगैरह बनाए थे अकबर ने, ठीक है ना, अराउंड 1575 में। कहाँ पर बनाए थे? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, जहाँ पर क्या होता था कि विभिन्न धर्मों के जो भी लोग थे ना, वो आकर के बीच जो भी चर्चाएं वगैरह करते थे, ठीक है ना, धार्मिक डिबेट होती थी वहाँ पर, है ना, और एक सार्वभौमिक सत्य की खोज के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे थे। तो ये इबादत खानाओं का विकास इसलिए किया था कि धार्मिक समन्वयवाद, धार्मिक चर्चाओं को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें कि मज़र की घोषणा। हाँ, अब इसमें क्या था, मज़र की घोषणा में अकबर ने क्या किया कि स्वयं को धार्मिक जितने भी मामले थे ना, धार्मिक मामले, इसमें अंतिम मध्यस्थ घोषित किया। मतलब जितने भी धार्मिक चर्चाएं हुई उसमें निर्णय क्या निकलेगा वो कौन डिसाइड करेगा? अकबर, ठीक है ना। अब इससे क्या हुआ कि जो धार्मिक लोग थे, उलेमा जो थे, है ना, धार्मिक जो भी विद्वान थे या फिर धार्मिक जो भी सुपीरियर लोग थे, उनकी जो भी सत्ता थी ना, उसको कम किया, कट्टरवाद को कम किया गया, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से अब मज़र की घोषणा की वजह से धार्मिक समन्वयवाद बढ़ा। तीसरा पॉइंट और क्या किया जा सकता है, आपको पता है, सबसे बेहतरीन जो उनकी नीति थी, सुलह कुल की नीति, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, शांति स्थापना हुई, ठीक है, सार्वभौमिक जो भी सहिष्णुता टॉलरेंस, उसको विकसित किया गया, है ना। नागरिकों के बीच में भेदभाव को ख़त्म किया गया, है ना, भेदभाव को ख़त्म करने की पूरी नीति अपनाई गई, है ना, और सह अस्तित्व के साथ जीने के लिए उनको प्रेरित किया गया, ठीक है। तो तीसरा हो गया सुलह कुल, ठीक है। 10 नंबर का सवाल है, आपके पास 5 पॉइंट ही होंगे तो बढ़िया आंसर आपका बन जाएगा। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि भाई इन्होंने दीन ए इलाही, एक नए तरीके की धार्मिक जो भी अपने विचार थे ना, उसको प्रमोट करना स्टार्ट किया, है ना। कब? 1582 में। टाइम नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब कोई ये नया धर्म नहीं था, है ना, कोई धर्म नहीं था, ये एक नैतिक आचार संहिता थी, ठीक है ना, नैतिक आचार संहिता थी, जिसमें सभी धर्मों के जो अच्छे तत्व थे ना, अच्छे तत्व वो शामिल थे, ठीक है। अब जिसमें पारसी धर्म के जो भी सूर्य वगैरह की पूजा करते हैं वो सारी चीज़ें शामिल थी, ठीक है ना। तो अलग अलग धर्मों से जो भी नीतिगत जो भी विचार थे ना, वो अपनाए और इन्होंने इस दीन-ए इलाही वाली जो भी विचार थे ना, उसमें शामिल किए। ये सारी PDF है ना, आपको मिल जाएगी, है ना, इसकी जो प्रिंटेड PDF है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। अब पांचवा काम क्या किया कि जो भेदभावपूर्ण जितने भी टैक्स थे ना, टैक्स जो कि भेदभाव को बढ़ावा देते थे, उनको ख़त्म किया, ठीक है। पहली बात तो जजिया कर जो लगता था गैर मुसलमानों पर, गैर मुस्लिमों पर, उसको ख़त्म किया, ठीक है। तीर्थ यात्रा का जो टैक्स लगता था उसको ख़त्म किया, ठीक है ना। इससे कहीं ना कहीं समन्वयवाद को बढ़ावा मिला। अब देखिए और क्या काम किया अकबर ने कि महाभारत एंड जो रामायण जैसी जो रचनाएं थी ना, उनको फारसी में अनुवाद करवाया, जिससे क्या हुआ कि जो भारतीय संस्कृति थी ना, भारतीय संस्कृति, उसका फारस क्षेत्र यानी ईरान तक इसका फैलाव हुआ, ठीक है। भारतीय जो सांस्कृतिक साहित्य थे उनमें जो समन्वयवाद था, है ना, जो वसुदेव कुटुंबकम की जो बातें थी, वो फारस तक, ईरान तक फैलने में उन्होंने सफलता प्राप्त की, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन लिखने की कोशिश करते हैं। आपके पास 6 पॉइंट बढ़िया से तैयार हो गए। अब देखिए कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में आपको ये सारी चीज़ें एडिंग नहीं डालनी है, बस लिखना है, बस मतलब अलग से, ठीक है, कि भाई जो भी अकबर का जो समन्वयवाद था केवल व्यक्तिगत आस्था नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्र निर्माण का उपकरण था, ठीक है ना। कहीं ना कहीं जो लोग हैं उसमें भेदभाव नहीं होगा, ठीक है ना, भेदभाव नहीं होगा, तभी जा कर के एक बेहतरीन राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, ठीक है ना। अगर उनमें द्वेष का भाव नहीं है, तभी कोई देश अच्छे से फल फूल सकता है।
ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें थी जिन्होंने एक बेहतरीन राष्ट्र के निर्माण में जो भी धार्मिक समन्वयवाद था ना अकबर का, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल क्या था कि मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों को जीवन की व्यापकता और लंबकार ओज से भर दिया। ठीक है, द स्कल्पचर फिल्ड दी चंदेलाज आर्ट फॉर्म विद द रेजिलियंट वाइजर एंड ब्रेथ ऑफ द लाइफ। ठीक है, स्पष्ट करना आपको, सिंपल 150 शब्दों में, और 10 नंबर का सवाल था। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे। ठीक है, तो पहली बात तो आपने डायरेक्ट इंट्रो स्टार्ट कर दिया कि भाई अब जब ज़्यादा इसके बारे में नहीं आइडिया ना आपको, तो आपने सिंपल सा इंट्रो क्या लिखना है कि भाई उस काल पीरियड को लिख लेना है कि जिस काल में ये बातचीत हो रही है। ठीक है, तो आपने लिख लिया कि भाई 10वीं से 12वीं सदी के बीच में जो चंदेल वास्तुकला थी ना, चंदेल वास्तुकला वो चरम उत्कर्ष का काल थी। ठीक है, और वो कहाँ पर स्थित है? एमपी के बुंदेलखंड खजुराहो रीजन में। ठीक है, ये इंट्रो हो गया, सिंपल सा इंट्रो, बढ़िया सा। ठीक है, इसमें आपने फैक्ट्स भी दे दिए और कुछ जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो बैकग्राउंड है वो भी आपने प्रोवाइड करवा दिया। मेन बॉडी में आप क्या लिखेंगे? मेन बॉडी में सिंपल आपको बताना है कि भाई जीवन की व्यापकता कैसे मिलती है जो चंदेल कला है उसमें, है ना, और लंबकार ओज, ठीक है ना, रेजिलियंट वाइजर किस तरीके से इनमें मिलता है। ओके, तो देखिए पहले तो जीवन की व्यापकता और लंबकार ओज को प्रकटीकरण करने वाले जो कुछ पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो क्या है कि जो भी चंदेल कला है ना, चंदेल कला, इसमें क्या है, इसमें यह है कि भाई उसमें मानवीय भावनाएं व्यक्त हुई है। ठीक है ना, मानवीय भावनाएं किस किस तरीके से व्यक्त हुई है कि भाई केवल ये धर्म का विषय नहीं है, इनकी मूर्तियों में केवल धर्म की नहीं विशेषता ही नहीं है, बल्कि जो मानव जीवन की जो संपूर्ण पहलू है ना उसको लिखा गया, जैसे कि संगीत, ठीक है, नर्तकियाँ, शिकार के दृश्य, ठीक है, दैनिक कार्यों में लीन जो भी महिलाएं हैं वो सारी चीज़ें, है ना, प्रेमियों की मुद्राएं, तो ये सारी चीज़ें भी जो दैनिक लाइफ साइकिल का जो हिस्सा है ना उसको भी उन्होंने मतलब इनमें स्पष्ट किया इस मूर्तियों के माध्यम से। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, लंबकार ओज क्या होता है? लंबकार ओज, है ना, या फिर ऊर्ध्वगामी संरचनाएं, है ना। पहली बात तो आपको बताना है कि ये नागर शैली का एक उप प्रकार है, ठीक है ना, सब डिवीजन है। इसमें क्या होगा कि शिखर एंड अंतराल संरचनाएं अधिक ऊंची होगी, ठीक है, वर्टिकल होगी, है ना, जहाँ पे मूर्तियों को भी एक लंबा और ओजपूर्ण स्वरूप प्रदान करता है। ठीक है ना, कि भाई मूर्तियों को रखने के लिए इस तरीके की मतलब इसकी स्थलाकृति होगी। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या ऐड हो सकती है? त्रिभंग मुद्राएं जो भी है उसको दिखा सकते हो कि भाई शारीरिक बनावट है, बनावट वो विकसित हो, वो भी दिखती है वहाँ से। ठीक है, लचीलापन है इनकी मूर्तियों में, ठीक है, शारीरिक झुकाव दिखता है, मतलब त्रिभंग मतलब शारीरिक झुकाव, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं जीवंतता दिखती है कि भाई ऐसे लगता है देख करके अभी पत्थर बोलने लग जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ओके, अब आध्यात्मिकता एंड लौकिकता वो किस तरीके से स्पष्ट होती है यहाँ पर, वो आपको दिखाना है कि देखिए जो एग्जोटिक जितने भी मूर्तियाँ हैं यानी कामुक, ठीक है ना, कामुक मूर्तियाँ जितनी भी है वो कहीं ना कहीं जो तांत्रिक दर्शन है, ठीक है, और प्रकृति एंड पुरुष के जो मिलन की बात है उनको स्पष्ट करती है। ठीक है ना, जहाँ पर एट द एंड जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, ठीक है, और आनंद को अभिव्यक्त करती है, आनंद अभिव्यक्ति। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं ना जो कि आपको मतलब लिखने हैं, और इसमें अगर आप उदाहरण भी देना चाहें तो जिसमें कंदरिया महादेव मंदिर है, ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है, दूसरा है लक्ष्मण मंदिर, तो इसके इन दोनों को उदाहरण के साथ में प्रस्तुत कर सकते हो इन पॉइंट्स के माध्यम से। ठीक है, अब आता है लास्ट में कंक्लूजन की बात
कि भाई कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, ठीक है। तो निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे, निष्कर्ष में यही लिखना है कि भाई जो जड़ पत्थर है, ठीक है ना, उसमें मानवीय संवेदनाएं मूर्तिकारों ने भरी है, ठीक है, ओज भरा है ना, धार्मिक तथा लौकिक चेतना से जोड़ करके जीवंत अभिव्यक्ति प्रदान की है, ठीक है। तो ये हैं आज के 3 आंसर्स जो कि अपन ने लिखे हैं, और ये क्लास जो भी है उसकी डिटेलिंग आपको सारी ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐप पर अभी रेगुलर सारी क्लासेज चलेगी, तो आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है ऐप की, जाकर के डाउनलोड कीजिए। अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए कोर्स लॉन्च कर रखा है। सारे PYQs को प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे और उसको चेक भी करेंगे, ठीक है ना। वैल्यू एडिशन करके भी आपको वापस प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।